मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है फिर से यहाँ पे इस चैनल पे जिसका नाम है कंसेप्चुअल पॉइंट। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में, कि इसमें क्या अंतर है, डक्टाइल मटेरियल में उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और ब्रिटल मटेरियल में हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल्स में पिछले वीडियो में बात की थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम सिर्फ बात करेंगे टाइप्स ऑफ फेलियर के बारे में, कि व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ फेलियर इन मशीन एलिमेंट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फेलियर इन मशीन एलिमेंट में फर्स्ट जो रहता है वो है यील्डिंग। तो पहले हम जान ही चुके हैं कि व्हाट इज़ यील्ड पॉइंट, तो आपको पता चल जाएगा कि यील्डिंग क्या है। यील्डिंग इज़ व्हाट। तो आपने अगर डक्टाइल मटेरियल को ठीक तरीके से पढ़ा है, डक्टाइल मटेरियल का डायग्राम आपने ठीक तरीके से पढ़ा है, तो आपको नज़र आएगा कि ये जो पॉइंट है अपर यील्ड पॉइंट, ये जो ई पॉइंट के बाद का जो पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे अपर यील्ड पॉइंट, यहाँ से परमानेंटली डिफॉर्म होना स्टार्ट कर जाएगा। हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी कि अगर मैं यहाँ से लोड को हटा दूँ तो वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ में आ जाने का प्रयत्न करेगा, लेकिन वो आ नहीं पाएगा। ठीक है, सो इसी को हम बोलते हैं यील्डिंग। ये जो डिफॉर्मेशन हुआ इसको हम बोलते हैं यील्डिंग। ठीक है, सो यील्डिंग क्या है? आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड, मटेरियल और एलिमेंट विच इज नॉट regain its original shape and size and it is permanently deformed like this way, so इसी को हम बोलते हैं yielding। तो आई होप yielding आपको समझ में आ गई कि what is yielding। उसके बाद है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर डक्टाइल मटेरियल में भी अलग से होता है और ब्रिटल मटेरियल में भी अलग से होता है। अगर मैं डक्टाइल मटेरियल में बात करूं तो वो फ्रैक्चर होगा यील्ड पॉइंट, फिर अल्टीमेट पॉइंट और उसके बाद फ्रैक्चर होगा। जबकि ब्रिटल मटेरियल में यहाँ पर यील्ड पॉइंट नहीं होगा तो वो डायरेक्टली यहाँ से फ्रैक्चर हो जाएगा। तो आई होप आपको फ्रैक्चर के बारे में भी पता चल गया कि फ्रैक्चर क्या है। फिर तीसरे नंबर में है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अभी इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है ये ध्यान रखिए कि ये मैंने लिखा है सिर्फ इलास्टिक डिफॉर्मेशन, यहाँ पे मैंने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं लिखा है। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होगा कि अप टू दिस पॉइंट ई इफ आई एम अप्लाइंग सम फोर्स, ठीक है, अगर मैं पॉइंट ई तक कोई फोर्स अप्लाई करता हूं तो वो थोड़ा सा चेंज होगा अपने डायमेंशन में, लेकिन आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस फोर्स मटेरियल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है कि जब मैंने इसको यहां से फोर्स दिया तब वो थोड़ा एलोंगेट होगा, तो इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। नो डाउट आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस फोर्स इट विल बी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ओके, लेकिन इसके अंदर इन बिटवीन जो एलोंगेशन हुआ इसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। आपने देखा होगा कि अगर आप रबर को खींचते हैं, ठीक है, अप टू सर्टेन लिमिट इट विल बी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो जब आपने खींचा हुआ है तब हम इसको बोलेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट इज वियर। वियर को आप जानते हैं कि वियर कैसे होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक सरफेस है और दूसरी सरफेस यहाँ पे मैंने मीट करवाई इसके अंदर, ड्यू टू दिस फ्रिक्शन देयर विल बी सम वियर इज देयर। ठीक है, यहाँ से वियर हो सकता है, या फिर आप ऐसा करो कि कोई पार्ट के ऊपर सडनली कोई फोर्स अप्लाई कर दो सडनली, तो वहाँ से जनरेट हो सकता है वियर। रिपीटेडली मोशन में अगर आप इसको आप यहाँ से फोर्स कर रहे हो तो वहाँ से भी वियर जनरेट हो सकता है, और बहुत से टाइप्स है वियर के अंदर। ठीक है, सो उसको बोलते हैं वियर। नेक्स्ट इज बकलिंग। बकलिंग क्या है?
तो फॉर एग्जांपल ये कोई ऐसा पार्ट है कि जिसको मैंने वाई एक्सिस में खड़ा कर दिया है, ये जो हमारी वाई एक्सिस है इसके ऊपर मैंने खड़ा कर दिया है इसको ऐसे। और अगर मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करूँ, ठीक है, तो क्या होगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा यहाँ से, और दिस डिफॉर्मेशन इज लाइक दिस। ठीक है, ये इतना डिफॉर्म हो चुका है, तो इसको हम बोलेंगे बकलिंग। कोरोजन क्या है, आप जानते हो कोरोजन कैसी परिस्थिति में जनरेट होता है। ठीक है, सो कोरोजन में बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोरोजन क्या है, आप सब जानते ही है कोरोजन क्या है। नेक्स्ट इज फटिक। फटिक में क्या होता है कि फटिक में रिपीटेडली मोशन पे, मतलब रिपीटेडली टाइम पीरियड में, रिपीटेडली टाइम इंटरवल में हम लोड लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई पार्ट है, इसके ऊपर मैंने लगाया फोर्स, एक बार लगाया, दूसरी बार लगाया, लेकिन ये जो जब मैं फोर्स या फिर लोड लगा रहा हूँ वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में है। मतलब यहाँ पे मैंने 1 सेकंड में फोर्स लगाया, ये जो भी फोर्स है, फॉर एग्जांपल x किलो न्यूटन, तो दूसरी सेकंड में भी x किलो न्यूटन फोर्स होगा, तीसरी सेकंड में भी x किलो न्यूटन फोर्स होगा। ऐसा कोई फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है तब इसको हम बोलेंगे फटिक। फॉर एग्जांपल आपको मैं सीधा एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने गियर कंसीडर किया कि ये गियर है मेरा, ठीक है, इस गियर के अंदर इसके साथ दूसरा गियर जुड़ा हुआ है, ये गियर, इसके टीथ रहेंगे ऐसे, इसके भी टीथ रहेंगे ऐसे। तो जब ये घूमेगा, जब ये दोनों गियर घूमेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो टीथ है वो फोर्स अप्लाई करेंगे दूसरे टीथ पे, तो वो रिपीटेडली एक्शन में होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं फटिग लोडिंग। नेक्स्ट है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट क्या है? एक्चुअली कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट एक केमिकली रिएक्शन प्रोसेस है कि ड्यू टू सम केमिकली रिएक्शन देयर विल बी अ फेलियर, देयर विल बी अ चांस ऑफ फेलियर, सो एट दैट टाइम मशीन एलिमेंट might be fail, so उसको हम बोल सकते हैं caustic embrittlement. Due to that chemical reaction the material is fracture or material may chance to fail, okay, so वो brittle हो जाएगा due to some reactions, so उसको हम बोल सकते हैं caustic embrittlement. Last but not the least, stress concentration. so स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को अगर हमें समझना है तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वो कैसे जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल ये कोई पार्ट है, अगर ये पार्ट कोई स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल है, इसमें कोई डिसकंटिन्यूटीज नहीं है, तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगाऊं P यहाँ से, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर्स होंगे वो उसके अंदर ऐसे स्ट्रेस जनरेट होगा, ये जो लाइंस है वो सीधी रहेगी, इसके अंदर की मॉलिक्यूलर्स की जो लाइन है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी होगी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे होल कर दिया, तो ड्यू टू दिस होल ये जो स्ट्रेस की लाइनें हैं ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ये लाइनें। तो यहाँ पे ड्यू टू दिस डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे एक ही जगह पे ज़्यादा स्ट्रेस लग जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन।
ये कौन कौन से एलिमेंट में होगा, ये कब कब होगा, जब जब डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होगी। फॉर एग्जांपल मैंने अभी होल किया है, इसके अलावा अगर मैं नॉच करूं, फॉर एग्जांपल नॉच भी बनाऊं यहाँ पे दोनों साइड पे इस प्रकार से, फॉर एग्जांपल ये अपना पार्ट ऐसा है, तो यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये जो है वो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू अफेक्ट होगा। तो यहाँ से इसकी जो लाइन है स्ट्रेस की लाइन, वो इस तरीके से होगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होगा वो होगा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे एक ही जगह पे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसके कारण मटेरियल का टूटने का चांसेस, मटेरियल का ब्रेक होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आज की वीडियो में हमने बात की टाइप्स ऑफ फेलियर के बारे में, टाइप्स ऑफ फेलियर इन मशीन एलिमेंट। इसमें हमने बात की यील्डिंग क्या है, फ्रैक्चर क्या है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, वियर क्या है, बकलिंग क्या है, कोरोजन, फिर फटिक, फिर कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट एंड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा डिस्कशन मैंने किया है कि व्हाट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। उसके अंदर मैंने बताया कि क्या है प्लास्टिक रीजन, क्या है इलास्टिक रीजन, क्या है यील्डिंग पॉइंट्स, ठीक है, अपर यील्ड पॉइंट क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट क्या है, फिर अल्टीमेट पॉइंट क्या है, ठीक है, फ्रैक्चर कैसे होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।